अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किताब महल में खुशामदीद। आज मैं काला जादू और साया किस्त नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। अब तू जा और ये काम करके आ और ये समझ ले कि अगर ये काम ना हुआ तो मैं तेरा जीवन नष्ट कर दूंगा। तू खारिज ज़्यादा कुत्तों की तरह सड़कों पर मारा मारा फिरेगा, फना कर दूंगा तुम सबको, समझे? ये लोग जो कुछ कह रहे हैं जोगी महाराज इसे भूल जाएं। आप एक काम करें, मेरे साथ कब्रिस्तान चलें। तू पागल का बच्चा है। मैं तुझसे कह चुका हूँ कि मेरा धर्म और है। काले धर्म वाले मुसलमानों के कब्रिस्तानों में नहीं जा सकते। रूहें उनका रास्ता रोकती हैं, उन्हें भस्म कर देती हैं और उनका सारा इल्म छीन लेती हैं। ऐसे हालात में हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते जहाँ पाक रूहें रहती हैं। हम हैं महाकाली के पुजारी। अगर वहां जा सकते तो न जाने अब तक कितनी बार अपना काम पूरा कर चुके होते। सुन, रफीक है तेरा नाम, अच्छी तरह सुन ले। तुझे ये काम करके हमारे स्थान पहुंचना है। औरत मिले ना मिले, वो बच्ची हमें मिल जानी चाहिए, समझा? और अगर वो बच्ची हमें ना मिली तो ये समझ ले कि तेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। साधु शदीद गुस्से में नजर आ रहा था। उसने वहां जलते हुए चिराग बुझाकर अपनी झोली में डाले। कहीं से एक डंडा उसके हाथ में आ गया था। उसने डंडा जोर से जमीन पर मारा और आखिरी बार रफीक को घूरता हुआ बोला, करना है तुझे, ये काम करना है तुझे, समझा? फिर वो गुस्से से पांव पटकता हुआ आगे बढ़ गया। रफीक पथराई हुई निगाहों से उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये तो उल्टी आंतें गले पड़ गईं। थोड़ी देर के बाद राजगंदर निगाहों से ओझल हो गया। रफीक अपने साथियों के साथ परेशान खड़ा था। सखावत खान ने कहा, यकीन करो उस्ताद रफीक, ये सारा मामला शुरू से ही गलत हो रहा है। तुमने उन बाबा जी को खत्म करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी और नजर न आने वाली ताकतों ने हमारी धुलाई कर दी। अरे बाप रे बाप, वो वक्त याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस्ताद रफीक, तुम्हें खुदा का वास्ता हमसे हर काम करा लो, मगर ऐसे काम मत कराओ। अबे बकवास किए जा रहे हो, तुमने सुना नहीं वो क्या कह कर गया है? खुद मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। मैंने तो शाहिना बेगम के लिए ये सब कुछ किया था, मगर ये पता नहीं था कि इस तरह मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊंगा। प्यारे भाइयों, मेरी मदद करो वरना मेरी जान चली जाएगी। वफादारी अच्छी चीज है, मगर जान की बाजी लगाना कोई आसान काम तो नहीं होता। रफीक भाई, हमने हमेशा तुम्हारे लिए आगे बढ़कर काम किया है, पर तुम यकीन करो, मानता हूँ कब इनकार किया है इस बात से मैंने। भाइयों आओ एक दफा और कोशिश कर लेते हैं। बात बन गई तो ठीक है, वरना फिर सोचेंगे कि अब क्या किया जाए, रफीक ने कहा। और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर कब्रिस्तान की जानिब चल पड़े। फासला बेशक था, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं था कि कब्रिस्तान तक पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती। रात काफी बीत चुकी थी। उन्होंने गाड़ी कब्रिस्तान की दीवार के साथ खड़ी कर दी। रफीक ने महसूस किया कि सखावत और उसके साथी थर थर कांप रहे हैं। वो खुद भी दिल में शदीद खौफ महसूस कर रहा था, मगर फिर उसे हिम्मत करनी पड़ी। रफीक गाड़ी की छत पर खड़े होकर दीवार की दूसरी जानिब झांकने लगा, लेकिन फौरन ही उसे एहसास हुआ कि उस कब्र के करीब कोई काली काली खौफनाक शह गर्दिश कर रही है। और फिर वो सुर्ख रोशनियां चमकी और उनका रुख रफीक की जानिब हो गया। सुर्ख लकीरें रफीक के कंधों से टकराईं और इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसे जोर से धक्का दे दिया हो। वो गाड़ी की छत पर गिरा और फिर उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई। वो फुर्ती से नीचे उतरकर गाड़ी में आ बैठा और उसने घुटे घुटे लहजे में सखावत खान से कहा, जल्दी गाड़ी चलाओ। सखावत खान ने फौरन गाड़ी स्टार्ट करके वापस मोड़ दी थी और बोला, क्या हुआ उस्ताद रफीक, तुम नीचे कैसे गिर पड़े? पांव फिसल गया था। तुम ठीक कहते हो, इस वक्त कब्रिस्तान में दाखिल होना मुनासिब नहीं है। दिन की रोशनी में हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। जी उस्ताद रफीक, जैसा तुम पसंद करो। ऐसा करते हैं, 2-3 दिन रुक जाते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। बहरहाल रफीक इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा था। इतना अंदाजा इसे हो गया था कि खेल बिगड़ गया है और वफादारी गले पड़ गई है। गुलाब खां के घर में तो उन दिनों ईद मनाई जा रही थी। नन्हा सा हसीन वजूद सबके लिए बायसे दिलचस्पी था। बच्ची नुमाया खसूसियात की हामिल थी। हालांकि उसकी रोशनी चंद रोज की थी, लेकिन उसके चेहरे के नकूश में बेपनाह खुद एतमादी थी। हर चीज की तरफ इस तरह मतवज्जो होती कि देखने वाले हैरान रह जाते। अपनी जरूरतों के बारे में इजहार करती और ये इजहार उसकी आंखों से होता था। घर वाले मासूम सिर्फ थे।
वो बहुत सी बातों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन शहबाज चूंकि तालीम याफ्ता था और बाहर की दुनिया ने इसे जो जहानत बख्शी थी वो भी उसकी मावन थी। वो बच्ची के चेहरे के नकोश को देखता और हैरत में डूब जाता। सबसे बड़ी बात यह थी कि बच्ची की इस दुनिया में आमद एक नाकाबिले यकीन हैसियत रखती थी। सादालू माँ बाप से तो वो बहस नहीं कर सका था, लेकिन अपने तौर पर बहुत सी बातें सोचता रहता था और खास तौर पर इस लड़की का तज्जिया करता था जिसकी उम्र चंद यौम थी, लेकिन जिसकी हरकत आम नहीं थी। उधर मनीजा दीवानावार उस पर फिदा थी। नौजवान और नौखेज लड़की के लिए ये खिलौना बड़ी हैसियत का हामिल था। गुलाब खां बस एक ही बात कहता था, खुदा की कुदरत है बाबा, वो जो चाहे कर सकता है, और जब उसका दिया हुआ तोहफा हमारे हाथों में है तो फिर भला फजूल बातों पर क्या गौर करना। बस इसे दुनिया में आना था तो आ गई। अल्लाह ने एक और जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द कर दी है। फिर उस दिन एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। मनीजा अंदर कमरे में गई। बच्ची बिस्तर पर लेटी मुस्कुरा रही थी। वो इस तरह एक तरफ आंखें घुमाए देख रही थी जैसे किसी से मुखातिब हो, और हाथ पांव मार रही थी। लेकिन इससे ज्यादा हैरतनाक बात उस बच्चे के सरहाने रखी हुई इंतहाई खूबसूरत अशिया थी, जिसमें मुख्तलिफ साइज के फीडर, बहुत से खिलौने और बहुत ही खूबसूरत कपड़ों का एक बंडल था। मनीजा को कपड़े सीना नहीं आता था, फिर भी उसने भाई से कुछ कपड़ा मंगवा कर बच्ची के लिए उल्टी सीधी फराकें सी दी थी। अलबत्ता उसने शहबाज से फरमाइश की थी कि वो शहर की बड़ी दुकानों से बच्ची के लिए चीजें खरीद कर लाए और इन्हें यहाँ पहुँचा दे। शहबाज ने वादा कर लिया था, लेकिन उस वक्त मनीजा ने जो ये तमाम चीजें देखी तो खुशी से सरशार हो गई। वो भागी भागी जीरा के पास पहुंची और खिलखिलाती हुई बोली, अम्मा ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, भाई लाए होंगे। कौन सी चीजें? माँ ने कहा, जरा देखो तो सही, कपड़े के ढेर और खिलौने भी हैं, और वो दूध पिलाने वाले बर्तन भी। मैंने सामने वाली बेगम साहिबा के हाथ देखे थे, उनकी कोई रिश्तेदार आई थी। अम्मा देखने के काबिल चीजें हैं उनके पास भी, लेकिन ये तो इससे भी ज्यादा अच्छी हैं। पता नहीं क्या बातें कर रही है, चल मुझे दिखा जरा, माँ ने कहा, और फिर वो भी उन तमाम चीजों को देखकर हैरान रह गई थी। शहबाज ने तो मुझे बताया भी नहीं, पर ले आया होगा। शहबाज बाप के साथ बाहर कब्रों पर काम कर रहा था। एक दिन के बाद उसकी वापसी थी। बाप की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए वो उसके साथ मसरूफ था। जब दोपहर का खाना खाने आया तो मनीजा ने कहा, भैया बहुत पैसों की आई होंगी ये चीजें तो। शहबाज ने कुछ न समझ कर उसे देखा तो मनीजा बोली, वही जो तुम बच्ची के लिए लाए हो। क्या लाया हूं मैं? उसने हैरान होकर पूछा। क्या तुम नहीं लाए? अब्बा फिर तुम लाए थे या बेगम साहिबा ने दी थी? ये सब कहाँ से आया? अरे क्या बके जा रही है, कुछ समझा तो सही। मैं लाती हूँ उठाकर। और फिर वो सारी चीजें लेकर आ गई। शहबाज ने ये सब कुछ देखा और बोला, ये कहाँ से आया? क्यों डरा रहे हो मुझे भैया? ये सब उसके सरहाने रखा हुआ था। क्या? शहबाज का मुंह हैरत से खुल गया। बहरहाल इस बात की तहकीक न हो सकी कि ये चीजें उसके पास कहाँ से आईं। गुलाब खां ने आसमां की तरफ हाथ उठाते हुए कहा, मालिक की देन है बेटा, वो पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क पहुंचाता है। जो कुछ वो दे रहा है इसे वही जानता है। पर एक बात हम कह देते हैं, ये है कोई अल्लाह वाली। बड़ा काम करना होगा इसे दुनिया में। जो कुछ भी हुआ इसकी माँ के साथ, पर अल्लाह मियाँ इसे जिंदा रखना चाहता था। गुलाब खां का ईमान अपनी जगह पुख्ता था, लेकिन पढ़ा लिखा बेटा बड़े अजीब से अंदाज में सोच रहा था। ये अलग बात है कि उसकी सोच का कोई हल नहीं निकला था। सब ने इस अनोखे वाक़ये को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन शहबाज एक बेचैनी दिल में लिए हुए था। रात भर की सोच का कोई नतीजा नहीं निकला था। एक बार रात के किसी हिस्से में वापस पहुंच गया था। दूसरी सुबह इन्हें शहर जाना था। सुबह ही उसने शहबाज से मुलाकात की। माफ करना दोस्त, वहाँ कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। इस बार यहाँ तुम्हारे साथ तो कुछ मौका ही नहीं मिला। चल रहे हो ना आज? हाँ चल रहा हूँ, हमें रात को अपनी ड्यूटी पर चले जाना है। डॉक्टर अलियास छुट्टी पर जाएंगे, चुनाचा हमें वहाँ मौजूद होना चाहिए। कहो कैसा वक्त गुजरा यहाँ? ऐसा कि तुम सुनोगे तो शिशो पंज में रह जाओगे। ऐसा क्या? तुम्हारे अब्बा ने भी तुम्हारे लिए कोई लड़की तलाश कर ली? यकीनन किसी अल्लाह बख्श या खैर खां की बेटी होगी। नहीं, खुदा का शुक्र है मैं अभी खैरियत से हूँ। तुम सुनाओ। यार लड़की तो अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, पर वो लोग जरा जल्दी शादी के मूड में हैं। माँ बाप मुल्क से बाहर रहते हैं। लड़की यहाँ अपने बहन भाइयों के पास है। बहरहाल मैं अभी फैसला नहीं कर पाया। हम तो अभी अपनी मुश्किलों का शिकार हैं। शादी वगैरह के चक्कर में पड़ने के बाद यूँ समझ लो
तालीमी अमल तो खत्म ही हो जाएगा। तुम कौन सी हंगामा खेजी का इज़हार कर रहे थे? बताऊंगा, तुम्हें तफसील से बताऊंगा, मामूली बात नहीं है। ठीक है, ये बताओ किस वक्त निकलना है? 12 बजे। ठीक है, वहां जाकर भी मामला संभालने हैं, इकबाल शाह ने कहा और उसके बाद वो अपने घर वापस चला गया। रफीक खुद भी बुरी तरह खौफजदा हो गया था, बस दूसरों के सामने अपना भरम कायम रखे हुए था। दूसरी तरफ इसे शाहिना को भी इत्मीनान दिलाना जरूरी था। इतने दिन वो शाहिना से दूर रहा था। उसने नौकरानी के जरिए खबर भिजवा दी कि इसी सिलसिले में काम कर रहा है। उसका क्याम सखावत खां के घर पर था, जो उसका दोस्त भी था और उसके लिए काम भी करता था। उस बात के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख नहीं किया था और दिन रात सोच में डूबा रहता था कि क्या करें। उस वक्त भी वो सखावत के पास बैठा चाय पी रहा था और उसके चेहरे पर परेशानी के आसार फैले हुए थे। सखावत खान ने कहा, मेरी मानो रफीक भाई, तुम इस चक्कर से निकल लो। यार, मैंने भी कई बार ये बात सोची है, पर एक बात मार डालती है। क्या? यार, दादा और दादी और उसके बाद अम्मा अब्बा भी शाहिना बेगम के महके में नौकरी करते रहे हैं। अम्मा ने दूध इस शर्त पर बख्शा था कि रफीक, इस खानदान के नमक खवा रहना और नमक हलाली करना। इस खानदान के मफाद के लिए 1000 जिंदगियां भी कुर्बान हो जाएं तो कभी इससे गुरेज मत करना। मैंने अम्मा के सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि अम्मा, जान की परवाह नहीं करूंगा उन लोगों के लिए। अम्मा बड़ी प्यारी थी मुझे। जब भी सोचता हूँ कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग निकलूं तो अम्मा की तस्वीर सामने आ जाती है और मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। अम्मा के सिवा मैंने शायद आज तक किसी की परवाह नहीं की है। शाहिना बेगम का मसला ये है कि वो सोतन के जलापे में जल रही हैं। मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं है, पर एक बात जानता हूँ कि औरतें हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेती हैं। सोतन बर्दाश्त करना उनके लिए नामुमकिन होता है। मैंने तो यहाँ तक सोचा था कि अगर किसी तरह से काम ना बना तो चाहे फांसी पर चढ़ना पड़े, अर्शिया बेगम को खुद कत्ल कर दूंगा। सखावत खान बेबसी से उसे देखने लगा था। फिर उसने कहा, रफीक भाई देखो, अल्लाह की ताकत से टक्कर लेना तो मुश्किल काम है भाई। सच्ची बात यह है कि हमारी तो जान निकल गई है। बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि सखावत खान, तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं, पर यह तो अजाब जान है, इससे निकल लो। अब तो मुसीबत गले पड़ ही गई है। तुम्हें याद नहीं जोगी बाबा क्या कहकर गया था? और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, वो बड़ा खतरनाक आदमी है। उससे पंगा लेना बड़ा मुश्किल काम है, जान भी जा सकती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किस तरह एक बार फिर वो कब्र खोद कर उसमें से बच्ची निकाल ली जाए। हम उसे अपनी आंखों से देख चुके हैं कि वो कब्र में है और जीती जागती है। पता नहीं हमारे वहां से भागने के बाद कब्र का क्या हाल हुआ होगा। हाँ, ये तो है, सखावत खान मुतफक्कर लहजे में बोला। रफीक ने कहा, पर इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। बच्ची जिंदा मिले या मुर्दा, ये हमारा काम तो नहीं है। हम तो इस बात पर हैरान हैं कि आखिर कब्र में बच्ची पैदा कैसे हुई, और चलो पैदा भी हो गई तो बंद कब्र में इसे सांस कहाँ से मिली होगी। इन्हीं सारी बातों को सोचकर कहता हूँ रफीक भाई कि ये सब शैतानी चक्कर है और तुम देखना कि हम सब किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फंस जाएंगे नहीं सखावत खान, फंस चुके हैं और अब उस वक्त तक जान खुलासी मुश्किल है जब तक कि ऊंट किसी करवट न बैठ जाए। यार, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। क्या? ऐसा करते हैं, कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने चलते हैं, इससे तो कोई रोक नहीं सकता। हम 2 बंदे चलते हैं बस, थोड़े से हार फूल ले लेंगे, उस कब्र के आसपास किसी कब्र पर डाल देंगे और हाथ उठाकर खड़े हो जाएंगे। इसी तरह हमें कब्र का जायजा लेने का मौका मिल जाएगा। फिर सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है। जैसी तुम्हारी मर्जी, सखावत खान ने गर्दन हिलाकर कहा। इसी दोपहर वो कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। इत्तेफाक से जब वो गेट से दाखिल हो रहे थे तो एक जनाजा भी तदफीन के लिए आया हुआ था। वो इसके साथ साथ ही चल पड़े। दोनों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और टोपियां लगाई हुई थी, साथ ही फूल भी हाथों में पकड़े हुए थे। गोरकुन उस वक्त उस जनाजे की तदफीन की जाने मतवज्जे हो गया था। चुनाचे वो कब्रों पर थोड़े थोड़े फूल डालते हुए उस कब्र तक पहुंच गए, जहाँ पहुंचकर न जाने क्यों उनके बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे। शायद ये गुजरी रातों का तस्वर था या फिर कब्र के आसपास कोई ऐसी गैर मरी कुव्वत 1000 आंखों से उनकी निगरानी कर रही थी। उन्होंने आसपास की कब्रों पर फूल डालने के बाद उस कब्र पर भी फूल डाले और उसका जायजा लेने लगे। कब्र बिल्कुल सही हालत में थी। गोरकुन ने उस खुली हुई कब्र को ठीक कर दिया था। वो कुर्बो जवार के माहौल का जायजा लेते रहे। उस वक्त कोई भी उनकी जाने मतवज्जे नहीं था। काफी फासले पर उन्होंने गोरकुन की रिहाइशगाह देखी। उसकी रिहाइशगाह कब्र से काफी दूर थी।
तमाम तर जायजा लेने के बाद रफीक ने गर्दन हिलाई और बोला, बात समझ में आ गई है। मेरा ख्याल है अब मैं काम कर लूंगा, मगर टाइम लगेगा। आओ चलें। वो कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। सखावत खान ने कहा, वैसे तो कोई बात नहीं है, मगर रात को कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। इधर रात ही को तो रूहें भटकती हैं। काम करो तो दिन में करो। रफीक ने कोई जवाब नहीं दिया। सखावत खान के घर पहुंचकर उसने कहा, शाहिना बेगम से मिले हुए बहुत दिन हो गए, न जाने वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। मेरा ख्याल है आज जरा उधर भी झांक लूं। सखावत खान को मुख्तलिफ हदायत देने के बाद रफीक शाहिना बेगम की हवेली चल पड़ा। शाहिना बेगम इसे देखकर गुस्से से आग बगोला हो गई। मैं तो समझी थी कि तू कहीं गर्क हो गया, डूब मरा कहीं जाकर। तूने अपने मरने की इत्तला क्यों नहीं दी? रफीक हंसने लगा, फिर बोला, बेगम जी मरता तो इत्तला देता ना, आपकी वफादारी तो मुझे मरने भी नहीं देगी। देखो रफीक, मेरा जी मत जला, ऐसी बातें मत किया कर। बेगम साहिबा, आप यकीन करें, कसम ले लें, एक मिनट भी आपकी तरफ से गाफिल रहकर गुजरा हो। आपकी मुश्किल के हल के लिए मारा मारा फिरता रहा हूँ, जोगी बाबा के लिए काम कर रहा हूँ। और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि अर्शिया बेगम का अब कोई पता नहीं है। क्या मतलब? आपको उधर की कोई खबर नहीं मिली? अरे सारे के सारे नमक हराम हैं। किसे पड़ी है कि लक्कड़ मोड़ वाले बंगले के हालात मुझ तक पहुंचे? तेरे सिवा और कोई वहां जाता भी तो नहीं है। बस मेरे सीने पर सांप लूटे रहते हैं। मैं उधर के हालात मालूम करके आता हूँ। वैसे मैं आपको ये खुशखबरी सुना दूं कि अर्शिया बेगम मर चुकी है और मैंने खुद इन्हें कब्रिस्तान में दफन किया है। क्या? जो साधु बाबा ने कहा था वो सच हो गया? जी हाँ, आपने तो मुझे बुरा भला कह दिया, पर मैं बाहर निकलकर यही सब कुछ करता रहा हूँ। तुझे मेरी कसम, सच बता, अर्शिया मर गई? जी हाँ, बिल्कुल मर गई। और हम लोग जोगी बाबा के हुक्म पर जान की बाजी लगाए हुए हैं। आपको पता नहीं चक्कर क्या चला हुआ है? तू बताएगा तो पता चलेगा ना। तब रफीक ने सारी कहानी शाहिना बेगम को सुना दी। शाहिना का मुंह हैरत से फटे का फटा रह गया। वो बहुत देर तक मुंह फाड़े रफीक को देखती रही, फिर बोली, ये तो बड़ा लंबा जादू का चक्कर चल रहा है। आपके लिए सब कुछ करना पड़ा है बेगम साहिबा। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत में कोई खराबी पैदा हो गई है। रात को बड़े बड़े भयानक ख्वाब देखती रहती हूँ और बड़ी अजीब व गरीब चीजें देखती हूँ। कभी देखती हूँ कि मैं एक सुनसान सहरा में चली जा रही हूँ। काफी फासले पर जाने के बाद मुझे एक मंदिर नजर आता है। मेरा लिबास बदल जाता है और मैं हिंदू औरतों जैसा लिबास पहनकर उस मंदिर में दाखिल होती हूँ। वहाँ एक तहखाने में उतरती हूँ जहाँ काले रंग की एक भयानक मूर्ति नजर आती है। मैं बस उस मूर्ति के सामने दोजानो बैठ जाती हूँ और सर झुका लेती हूँ। ये ख्वाब मुझे 4-5 दफा नजर आ चुका है। बेगम साहिबा, सिफिल इल्म के चक्कर में पड़कर ईमान तो खोना ही पड़ता है। मैंने जो कुछ किया है बेगम साहिबा आपकी वफादारी में किया है। जोगी बाबा बहुत खतरनाक आदमी है। देखें आगे क्या होता है। तू जा, जरा लक्कड़ मोड़ के हालात मालूम कर। ठीक है जी, आज ही चला जाता हूँ। लक्कड़ मोड़ के हालात ये थे कि 2 दिन पहले चौधरी शाहनवाज वापस आए थे और सीधे लक्कड़ मोड़ वाले बंगले पहुंचे थे। लक्कड़ मोड़ वाले बंगले पर एक अफरा तफरी तारी थी। सब वहशत ज़्यादा नजर आ रहे थे। उन्होंने उस बंगले के निगरान हमीद खान से सूरत हाल मालूम की तो उसने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया, आज 11 दिन हो गए हैं साहब जी, अर्शिया बेगम घर से गायब हैं। चौधरी शाहनवाज पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी थी। क्या क्या बकवास कर रहे हो साहब जी? आप एक बात का यकीन कर लें, जो जिम्मेदारी आपने हमारे सुपर्द की थी, इसमें मजाल है कि हमने एक लम्हे की गफलत बरती हो। साहब जी, हम पूरी तरह बंगले की निगरानी करते थे। जिस दिन छोटी बेगम गायब हुई थी उस दिन भी हम सब मुस्तैद थे। हमारे फरिश्तों को भी पता नहीं चला कि वो किस तरफ से बाहर निकली हैं और कहाँ गईं। साहब जी, एक और बात हमें परेशान कर रही है, वो ये कि जिस रात वो गायब हुई हैं उस दिन सुबह को एक फकीर आया था जो बड़ी भयानक शक्ल सूरत का मालिक था और अजीबो गरीब सा लिबास पहने हुए था। दरवाजे पर आकर उसने सदा लगाई तो छोटी बेगम साहिबा की हदायत के मुताबिक हमने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने कहा कि उसे छोटी बेगम साहिबा से मिलना है। साहब जी, हमने उसे बेगम साहिबा के सामने पहुंचा दिया। बेगम साहिबा ने उससे थोड़ी देर बातें की, फिर उसे पैसे वगैरह दिए। लेकिन साहब जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उस फकीर ने पैसे नौकरों में बांट दिए और कहने लगा कि वो सिर्फ चौधरी साहब की दुनिया में आने वाली औलाद के लिए दुआ करने आया है।
इसे कुछ नहीं चाहिए। बस साहब जी, इसी रात वो, मेरा मतलब है छोटी बेगम साहिबा, घर से गायब हो गई और हमने जमीन का कोना कोना छान मारा पर उनका कोई पता नहीं चल सका। खुदा तुम्हें गारत करे, तुमने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। अरे बदबख्तो, निकलो, जाओ तलाश करो, अर्शिया को ढूंढ कर लाओ। तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं साहिब औलाद होने वाला था, तुमने मुझसे मेरा वारिस छीन लिया। चौधरी शाहनवाज ज़ारो के तार रोने लगा। हमीद खान सर झुकाई खड़ा हुआ था। चौधरी शाहनवाज ने फिर कहा, मेरी सूरत देख रहे हो, मरो, जाकर तलाश करो उसे, तलाश करो हमीद खान। आखिर मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी पर सब छोड़ दिया था। मुझे मालूम होता कि तुम इस कदर लापरवाह हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इस तरह छोड़ देता अर्शिया को? अरे बदबख्तों, सारी उम्र गंवाने के बाद तो मुझे ये खुशखबरी मिली थी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। तुमने मुझसे मेरी वो खुशी छीन ली। अब बताओ मैं क्या करूँ?